Good morning everyone and welcome to Economic Times Daily Analysis and Explanation Session. आज है डे 7 एंड 16 सितंबर 2021 इज़ द डेट. स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूज़ से. रिलीफ फॉर टेलीकोज गवर्नमेंट ओकेज 4-year मोराटोरियम ऑन AGR स्पेक्ट्रम ड्यूज. तो इससे पहले मैं आपको एक थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूँ. तो इसके अंदर कल क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे नए नए मेजर्स को अप्रूव कर दिया है जो हमने रिसेंट डेज़ के अंदर पढ़े थे कि ये गवर्नमेंट अभी सोचेगी, कुछ कमेटी बनाएगी एट्सेट्रा. तो मतलब यहाँ पे एक इकोनॉमिक टाइम्स वालों ने इसको खुद टर्म दे दिया रिफॉर्म्स 2.0. रिफॉर्म्स 2.0 है तो 1.0 भी हुआ होगा. तो 1.0 ये रेफ़र करना चाह रहे हैं जो 1991 में LPG रिफॉर्म्स थे उनको सबसे बड़े रिफॉर्म्स बोला जाता है इंडियन इकोनॉमी के अंदर, जो कि थे भी. तो उसके बाद जो है अभी सबसे बड़े रिफॉर्म्स हुए हैं इकोनॉमी के अंदर. उसके बाद 1991 के बाद जब LPG यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया था, तो उसके बाद अभी सबसे बड़े रिफॉर्म्स अभी नए नए आ रहे हैं. तो यहाँ पे जो हम ये जो पूरा फर्स्ट पेज पे तीनों न्यूज़ है ये इसी के अंदर है. जो ये वाली ये आपको दिख रही होंगे वैसे तीनों इसके अंदर ही आपके जो ये रिफॉर्म पॉलिसी है इसके अंदर ही आया है. और ये जो एक आपको सब न्यूज़ दिख रही होगी जो न्यूज़ के अंदर ये इस ऐसी डॉटेड लाइन के अंदर से सेपरेटेड होती है, वो एक सब न्यूज़ आप उसको कह सकते हैं. तो ये जो सब न्यूज़ है वो इसका एक एग्जाम्पल या इम्प्लीकेशन आप बोल सकते हैं कि बस ये है. तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड देना ज़रूरी था यहाँ पर. अब इसके अंदर क्या था कि हमने ये समझा था कि टेली कंपनीज़ को यानी कि जो टेलीकॉम सेक्टर के अंदर कंपनी काम करती है वो कंपनीज़ जो है उनको काफ़ी सारे लॉसेस फेस करने पड़े हैं ओवर द पीरियड ऑफ कोविड. एंड उसके पहले थोड़ा सा जो AGR के ड्यूज़ चल रहे थे उनके, और लोन में काफ़ी ज़्यादा वो इन डेट हो गई. अगर हम पर्टिकुलरली वोडाफोन आइडिया वाले की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा 14,000 करोड़ के डेट के अंदर है वो अभी की, जो गवर्नमेंट को देना है उन्हें. अब इसके अंदर क्या है कि यहाँ पे जो AGR और स्पेक्ट्रम ड्यूज थे उनका लोन था बेसिकली. AGR का मतलब होता है आपका एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू. इसके अंदर क्या होता है कि टेलीकॉम कंपनीज़ को एक छूट दी जाती है कि आप अपने टोटल रेवेन्यू में से, जिसपे नॉर्मली हर कंपनी को टैक्स देना पड़ता है, उसमें से इन्हें कुछ एग्जेम्पशंस मिल जाती है. कुछ इन्हें अपने जो एक्सपेंसेस इन्होंने किए चीज़ों के ऊपर वो माइनस करके फिर उसके ऊपर टैक्स देना होता है. तो ये मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया था, मैंने वापस से बता दिया एक बार. स्पेक्ट्रम मतलब क्या होता है कि जैसे आप अपने फ़ोन पे किसी से बात करते हैं तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से आपकी जो मतलब जो भी चीज़ें वाइब्रेशन हैं वो जाती है. तो वो जो चीज़ें होती हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलते हैं उसको, कि आपका जो अगर आपने देखो पोल्स लगे होते हैं उनके थ्रू वो जाती है चीज़ें. तो इसका राइट होता है बेसिकली गवर्नमेंट के पास. तो गवर्नमेंट इनका ऑप्शन निकालती है और टेलीकॉम कंपनीज उसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं और वो उसे बाय कर लेती है. तो उसको बाय करने के बाद वही पेमेंट करनी है. तो पेमेंट अगर कोई नहीं कर पाएगा तो उसके ड्यूज हो जाएंगे. तो ये जो दोनों चीज़ें मिलाकर के लोन्स की फॉर्म में, ड्यू की फॉर्म में हो गए हैं. तो ये मतलब अगर हम वोडाफोन आइडिया का मैंने आपको बताया था 14,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया. तो बहुत ही बड़ा नंबर है ये. अब इसके अंदर क्या बेसिकली टेली कंपनीज मांग रही थी कि 4 ईयर का हमें मोराटोरियम दे दो, कि हमें 4 ईयर तक कोई भी इसका जो पार्ट है वो पे करना ना पड़े. गवर्नमेंट ने अभी तक क्या कर रखा था कि आप EMI फॉर्म में या फिर कुछ मतलब ईयरली इंस्टॉलमेंट की फॉर्म में हमें पैसे देते रहो और इंटरेस्ट भी देते रहो उसका थोड़ा बहुत. बट अभी क्या है, गवर्नमेंट ने ओके कर दिया है 4 ईयर के मोराटोरियम को. मोराटोरियम को मतलब मैंने आपको पहले बताया था, इसका मतलब आप बेसिकली मान सकते हैं पेमेंट हॉलीडे, कि आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी. जितने भी साल का मोराटोरियम है, जितने मंथ्स का है, उतने टाइम में आपको पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी. ये बेसिकली होम लोन्स वगैरह के अंदर, मतलब जो इंडिविजुअल्स लोन लेते हैं, कंपनीज लोन लेती हैं, उसके अंदर चलता है. तो यहाँ पे भी यही है, कंपनीज ने एक तरह से लोन लिया हुआ है या पेमेंट नहीं की तो मतलब लोन हो गया. तो ये आपका टेलीकॉम कंपनीज के लिए एक काफ़ी बड़ा रिलीफ है कि आपका जो 4 ईयर मोराटोरियम था वो आपका ओके हो गया है, मतलब कि एक्सेप्ट हो गया है. रीडिफाइंस AGR टू एक्सक्लूड नॉन टेलीकॉम आइटम्स. और ये एक और इनके लिए अच्छी बात हो गई है कि AGR को वापस से और डिफाइन कर दिया और उसके अंदर से आपका नॉन टेलीकॉम की भी कुछ आइटम्स को माइनस कर सकते हैं टैक्स देने के लिए. एक्सक्लूड करने का मतलब माइनस करना, क्योंकि AGR के ऊपर टैक्स बनेगा, एक्सक्लूड करेंगे तो माइनस करेंगे. इस तरह से स्क्रैप्स SUC, मतलब ये भी एक तरह का एक्सपेंस है इनका जो स्क्रैप कर देंगे. सॉरी. अब इसके अंदर क्या है बेसिकली कि मतलब अगर आपको SUC की फुल फॉर्म जानी है तो यहाँ पे लिखी हुई है स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज को भी 0 पे कर देंगे. ये स्पेक्ट्रम टोटल नहीं है, बट स्पेक्ट्रम का यूजेज चार्ज जो होता है कि अगर आपने एक बार ट्राई करके देखना है, जैसे अभी 5G के जो स्पेक्ट्रम चल रहे हैं उनका SUC चल रहा है, कि यानी आप ट्राई करके देख लो, जितना आप एक्सपेरिमेंट वगैरह करोगे या जो भी आप सिम्स निकालोगे अभी ट्रायल पीरियड के लिए, उनको आपको SUC देना पड़ेगा. तो वो जो भी इनका था वो 0 कर देंगे, जो भी था, मतलब इसका काफ़ी कम अमाउंट था इसलिए 0 कर देंगे यहाँ पर. तो ये हमने देख लिया. और यहाँ पे इकोनॉमिक टाइम्स हमने जब कवर किया था तो यहाँ पे लिखा भी था
DOT moods 4 year moratorium on AGR। तो ये मैंने आपको बताया था कि मतलब ये इकोनॉमिक टाइम्स वालों ने पहले बता दिया था कि 4 year मोराटोरियम आ सकता है, मतलब गवर्नमेंट ये सोच रही है इसके ऊपर। तो आगे तो इन्होंने इकोनॉमिक टाइम्स वालों ने अपने खुद के प्रमोशन के लिए यहाँ पे लिख दिया। अब इसके अंदर चले तो सेकंड न्यूज़ के ऊपर, जो इसकी सब न्यूज़ है, VI अदर्स गेट ऑप्शन टू पे इंटरेस्ट एज इक्विटी, DOT फिनमिन टू डू मैथ। बेसिकली बहुत बेसिक सी बात है कि VI और अदर्स, VI आपको समझ में आ गया होगा, वोडाफोन आइडिया, मैंने आपको इनका लोन का बहुत बड़ा अमाउंट बताया था। अदर्स का मतलब यहाँ पे इन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया है, बट अदर्स मतलब अदर टेलीकॉम कंपनीज। अदर टेलीकॉम कंपनीज, अब देखो एयरटेल और जियो को तो ज़रूरत है नहीं, और मेनली 3 ही प्लेयर्स हैं, एयरटेल, जियो, वोडाफोन इंडिया, इंडियन मार्केट के अंदर। और इनके अलावा अगर आप देखेंगे, जो पहले भी 4G के रेस में ही हार गए थे, यानी कि एयरसेल हो गया आपका, ये सब जो थे आपके पहले जो चलते थे, तो वो सब जो है इनके अंदर आ सकते हैं। उनका अगर थोड़ा बहुत लोन अभी भी पेंडिंग हो गवर्नमेंट के पास, तो वो आ सकते हैं इसके अंदर। बट अदर्स का यहाँ पे नीचे भी कई जगह इन्होंने जैसे VI है ना, अदर्स ही लिखा है यहाँ पर। तो बेसिकली यहाँ पे कोई दूसरी कंपनी का मेंशन नहीं किया गया है। तो फिर भी हम आगे चलते हैं, मेन न्यूज़ हमें समझने से मतलब होना चाहिए। गेट ऑप्शन टू पे इंटरेस्ट एज इक्विटी, मतलब क्या, बेसिकली हमने एक और चीज़ समझी थी कि जो आपका बेसिकली जो लोन का अमाउंट है उसको इक्विटी में कन्वर्ट करने की बात चल रही थी, तो वो भी अप्रूव हो गया है, बट उसके लिए एक मैक्सिमम लिमिट सेट करके कि उसके ऊपर नहीं होगा, वो भी हम देखेंगे, वो आ गया। अब इसके अंदर क्या है कि 2 ऑप्शन हो सकते हैं इक्विटी की पेमेंट करने के लिए। पहला ऑप्शन तो ये आपका जो नीचे वाला है, कुड बी अलाउड टू कन्वर्ट इंटरेस्ट ड्यू अटेंड टू ईच अदर, मतलब इंटरेस्ट जो आपका ड्यू हो रहा है उसके ऊपर आप उसे इक्विटी में कन्वर्ट करा लो एट द एंड ऑफ ईच ईयर। हर आपको इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है, इक्विटी में कन्वर्ट करा लो, हमें ओनरशिप दे दे रहा हो गवर्नमेंट को, तो उस तरह से ये हो जाएगा। दूसरा आपका ये है कि जितना भी टोटल इंटरेस्ट बनेगा, अभी से कैलकुलेशन हो सकती है आराम से, क्योंकि इंटरेस्ट रेट तो पता ही है, टोटल इंटरेस्ट रेट निकल जाएगा आपके ईयर ऑन ईयर का, उसको आप एक्यूमुलेट करा के, यानी कि सबको मिला जुला के नेट प्रेजेंट वैल्यू पे 4 साल के एंड पे गवर्नमेंट को इक्विटी में कन्वर्ट करा दो, एक ही बारी में काम हो जाएगा। मतलब तो ये बेसिकली 2 ऑप्शंस थे, मैं बताना चाह रहा था कि जो यहाँ पे लिखा था ऑप्शंस टू गेट एन ऑप्शन टू पे इंटरेस्ट, तो एक ऑप्शन तो ये हो गया पे इंटरेस्ट एज इक्विटी, और उसके अलावा जो 2 ऑप्शन हैं वो ये हैं कि आप इक्विटी में कन्वर्ट करा लो इसको। तो ये हमने इसको पूरा समझ लिया। अब यहाँ पे DOT फिनमिन का मतलब क्या है? DOT मतलब आपका डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, ये तो सीधी सी बातें रहेगा क्योंकि सब कुछ टेलीकॉम का चल रहा है। सेकेंड आपका फिनमिन, फिनमिन मतलब फाइनेंस मिनिस्ट्री, जिसकी हेड है, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी इंडिया की, निर्मला सीतारामन। तो वो सब जो है मैथ करेंगे। मैथ मतलब बेसिकली यही कि टोटल इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करेंगे और किस किस तरह से स्प्रेड होना चाहिए ईयर ऑन ईयर वगैरह वगैरह, वो सब करेंगे इसके अंदर। अब हम आगे चलते हैं, आपका बैड बैंक प्लान गेट्स कैबिनेट नॉट। ये भी बहुत एक बड़ी बात हुई है कि बैड बैंक प्लान को मिल गया अप्रूवल। ये भी हमने पहले तो समझा था, बट इसके अंदर हम पहले थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। इसके अंदर बेसिकली इसके अंदर क्या है कि आपका जो बैंक्स है, जो उनका बैड डेट हो जाता है। बैड डेट मतलब कि जैसे मान लो कि मैंने बैंक से लोन लिया और मैंने रीपे नहीं किया, तो वो बैड डेट हो गया, कि बैंक के लिए एक तरह से लॉस हो गया। तो बैड डेट का मतलब ये होता है। अब बैड डेट जो पब्लिक बैंक्स हैं उनको, जैसे अपने IL&FS क्राइसिस सुना हो, IL&FS क्राइसिस मैंने आपको एक बार ग्रुप में शेयर किया था। तो वो बेसिकली ऐसी जो चीज़ें होती हैं उसमें गवर्नमेंट का, यानी जो पब्लिक बैंक्स का बैड डेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके अंदर मतलब बड़े बड़े बैंक भी आते हैं, जैसे SBI बैंक, उनका बैड डेट बहुत ज़्यादा है, HDFC बैंक का। ये सब जो बैंक्स होते हैं बड़े बड़े बैंक्स, और उनके अंदर से स्पेशली पब्लिक बैंक्स, तो उनका बहुत ज़्यादा बैड डेट हो जाता है। तो यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2020, यानी कि इस साल के बजट में आपका, मतलब इस साल का बजट मतलब 21 से 22 का बजट, तो इस साल का जो बजट था उसके अंदर निर्मला सीतारामन जी ने ये अनाउंस किया था कि वो एक बैड बैंक बनाएंगे। बैड बैंक मतलब कि क्या होगा, उसके अंदर जैसे आपका जो बैड डेट है वो आप इस एक तरह से इस बैंक को सेल कर दो। जैसे हमने जो SPV का कॉन्सेप्ट समझा था वो हम एक बार यहाँ पे समझ लेते हैं वापस से, कि जैसे ये बैंक है, इसका मान लेते हैं बैड डेट हो गया कुछ भी XYZ, बैड डेट मान लेते हो गया 100 रुपीज़ का। ये बैंक था एक्स बैंक था, ये एक्स बैंक था, B फॉर बैंक लिखा है सिर्फ। तो ये बेसिकली क्या करेगा, ऐसे ऐसे और सारे बैंक्स हो सकते हैं जिनका बहुत सारे बैड डेट पड़े, तो ये सब जो बैंक्स हैं आपके, ये वाला बैंक, एक्स बैंक वगैरह वगैरह, ये सारे बैंक्स जो है वो एक आपका जो बैड बैंक बनेगा गवर्नमेंट का, बैड बैंक, उनको सेल कर देंगे। यानी कि क्या होगा कि आपका बैड बैंक जो है वो पैसे लेके बैठा है, काफ़ी सारे पैसे लेके बैठा है। ये 100 करोड़ का इसका बैड डेट है, 100 से मतलब मान लेते 100 रुपीज़ का है सिर्फ, तो 100 रुपीज़ का इसका बैड डेट है। ये बोलेगा कि आपके तो वैसे भी पैसे वसूल नहीं हो रहे, आप मेरे को ना ये जिसका आपका डेटर है ना, ये उसको आप मेरे को बेच दो, कि मैं उससे जाके कलेक्ट कर लूँगा। आप अभी मेरे से 100 आप लेना चाह रहे हो ना, मेरे से 90 ले लो,
अब अभी की अभी आपको इंस्टेंट पैसे मिल जाएंगे, आप उसे यूज़ कर सकते हो। आप ये इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको इतना रिटर्न भी मिल जाएगा, मान लेते 10 रुपये का रिटर्न मिल जाएगा इसके ऊपर, तो आपको जो है इतना रिटर्न, और आपको वैसे भी पैसे मिल नहीं रहे आपका जो डेटर है उससे, तो मैं कलेक्ट कर लूँगा उससे, आप मेरे को अपना डेट बेच दो। तो ऐसी सारे बैंक्स का बैड डेट जो है ये अपने पास रख लेगा, मतलब खरीद लेगा, और उनको कुछ कुछ अमाउंट ऑफ कंपनसेशन उसके बदले में दे देगा। जैसे यहाँ पे हमने 100 का 90 दिखा था। हो सकता है कि कम ना हो सकता है ज़्यादा भी हो, क्योंकि मतलब आफ्टर ऑल की डेट को कलेक्ट करेगा तो उसको इन्वेस्टमेंट कर सकता है बाद में भी। तो मतलब हो सकता है कि ज़्यादा हो कम हो, वो एक सेकेंडरी मैटर है। अब ये जो मेन जो डेट खरीदेगा वो बेसिकली इसके दो कंपोनेंट्स होंगे। जो मेनली डेट खरीद रहा होगा उसको बोलेंगे हम ARC। ARC मतलब आपका असेट रिस्ट्रक्चर कंपनी, असेट रिस्ट्रक्चर कंपनी। और आपका दूसरा चलेगा पीछे AMC। AMC बेसिकली वो कंपनी होगी या वो यूनिट होगी जो आपका ARC जो भी डेट आपका कलेक्ट करेगा, मतलब कि आप हम ये कलेक्ट कर लेंगे, जो उनसे खरीदेगा वो उसको कलेक्ट करके लाएगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, उसकी बेसिकली पूरी मैनेजमेंट करेगा AMC। AMC का मतलब ही यही होता है, AMC मतलब असेट मैनेजमेंट कंपनी। यहाँ पे हमने यहाँ पे देख भी सकते हैं न्यूज़ के अंदर दोनों वर्ड्स लिखे हुए हैं। ARC बनेगी एक असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, और आपका एक बनेगा AMC असेट मैनेजमेंट कंपनी। ये बेसिकली दो यूनिट्स होंगे इस बैड बैंक के। तो ये हमने पूरा बैड बैंक का स्ट्रक्चर जो था और इसके अंदर न्यूज़ के अंदर क्या आया हुआ है वो समझ लिया। बेसिकली गवर्नमेंट ने आपका मैक्सिमम 31,000 करोड़ की एक लिमिट सेट करी है कि आप इतना जो है डेट उसको बेच सकते हैं। पर आप सोच सकते हैं कि इतनी लिमिट है तो इसके ऊपर भी हो सकता है कि कई बैंक्स का हो। तो यह देख सकते हैं, और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। ये आप अगर मनी कंट्रोल जैसी वेबसाइट्स पे जाते हैं तो आपको आराम से मिल सकता है ये वाली चीज़ कि कितना कितना बैड डेट है किसी इस बैंक का। और आप ये जो काफ़ी ज़्यादा मतलब अभी एक और इसके ऊपर चल रही है चीज़ कि बैंक्स मतलब अब जो रिकवरी इकोनॉमी की हो रही है उसके अंदर एक प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि बैंक्स जो है अपसाइड रिकवरी देख सकते हैं, यानी कि बेसिकली बैंक्स प्रॉफिटेबल हो सकते हैं वापस से, और बैंक्स को जो बैड डेट बहुत ज़्यादा हो रहे थे वो अब थोड़े कम हो सकते हैं। कि यानी कि जो जो जिन लोगों ने डिफ़ॉल्ट कर दिया वो आके पेमेंट कर सकते हैं, या बैंक वाले जाके उनसे वसूली कर सकते हैं। अगर ऐसा ज़्यादा दिखता है तो फिर बैंक वाले क्या करेंगे, मतलब जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, इस मैक्सिमम लिमिट को कम कर देगी। जैसे मान लेते हैं 25,000 करोड़ पे ले आएगी तो आप इतना ही करा सकते हैं सिर्फ, क्योंकि आपके जो है NPA कम हो रहे हैं। NPA मतलब आपका ये बैड बैंक यानी कि नॉन परफॉर्मिंग असेट। ये भी आप टर्म लिख लेते हैं एक बार, मतलब आपने नोट्स अगर बना रहे हैं तो NPA मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेट। ये जो हमने बैड बैंक का पूरा कहानी सी समझी, मतलब बैड बैंक का एक थोड़ा फैंसी नाम होता है NPA, क्योंकि NPA मतलब हो गया नॉन परफॉर्मिंग असेट, और बैंक के लिए असेट होता है लोन। अगर लोन परफॉर्म नहीं करेगा मतलब क्या हुआ, क्या कि लोन आपका रिपे नहीं हुआ, लोन की तो परफॉर्मेंस यही होती है, तो नॉन परफॉर्मिंग असेट बन जाएगा वो, यानी कि बैड डेट, बैड लोन। तो ये हमने पूरा समझ लिया इसके अंदर। ये सेकंड आपका मेजर था, सेकंड रिफॉर्म था आपका। थर्ड रिफॉर्म है आपका ऑटो कॉमा ड्रोन PLIs ग्रीन लाइट फॉर न्यू एज टेक। बेसिकली क्या है PLI, मैंने आपको पहले बताया हुआ है, प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव। अगर आपको पता है तो फिर आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हैं। इसके अंदर क्या है बेसिकली कि एक लिमिट सेट कर दी जाती है। मान लेते हैं अगर हम AC का एग्जांपल लें तो AC के अंदर एक लिमिट सेट कर दी कि आप मान लेते हैं कि 500 AC से अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं अपनी इंडस्ट्री के अंदर, कंपनी के अंदर से या फैक्ट्री के अंदर, तो आपको जो है इतना इतना अमाउंट कंपनसेशन के रूप में मिलेगा। यानी कि आप जो अगर मान लेते हैं 600 बना रहे हैं, 500 से ऊपर बना रहे हैं, 600 बना दिया आपने, तो जो आपने 100 एक्स्ट्रा बनाई उसके ऊपर, या फिर हो सकता है पूरी की पूरी 600 के ऊपर आपको जो है एक इंसेंटिव मिले। यानी कि मान लेते हैं कि हर पर AC आपको 100 रुपये मिल रहे हैं, या फिर आपको 100 रुपये का टैक्स नहीं देना, या फिर इस तरह से कुछ भी हो सकता है। आपका इंसेंटिव मतलब इंसेंटिव होता है, आपका फाइनेंशियल भी हो सकता है, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकता है। हो सकता है कि आपको जो है एक और मतलब जो पोल्यूशन करते हैं उसके बेसिस पे आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाए कि आपको कोई चेकिंग ना देनी पड़े, या फिर आपको कोई पोल्यूशन के लिए पैसे ना देने पड़े। ऐसा कुछ भी हो सकता है जो इंडस्ट्री के लिए मॉनेटरी टर्म्स में बेनिफिशियल रहेगा आगे चल के। तो ऐसा कुछ भी हो सकता है, आपको PLI स्कीम में ऐसे बेनिफिट्स मिलते हैं एक स्पेसिफिक लिमिट से अगर आप ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं। ऑटो और ड्रोन का मैंने आपको बता दिया। ऑटो मतलब ऑटो इंडस्ट्री के ऊपर, और ड्रोन मतलब क्या है बेसिकली जो न्यू एज टेक है। ड्रोन मतलब यहाँ पे ड्रोन नहीं है जो आपका कैमरा वाला ड्रोन, मतलब कि जो ऑटो एंड ड्रोन का मिक्सचर सा, यानी कि जो फ्लाइंग कार्स हैं या जो ड्रोन बेस्ड जिसके अंदर पैसेंजर व्हीकल चल रहा है। आपने गूगल वगैरह पे वीडियोस देखे होंगे, यहाँ पे ऐसी जो चीज़ें होती हैं कि एक ड्रोन है उसके अंदर एक पैसेंजर बैठा है, तो ये बेसिकली ड्रोन टैक्सी के नाम से आपने हो सकता है कि देखो गूगल के ऊपर। ये जो न्यू एज टेक यहाँ पे इन्होंने वर्ड यूज़ किया, ये भी इसीलिए किया है कि आपका ताकि न्यू एज टेक को ये जो चीज़ें हैं इनको एक ग्रीन लाइट मिले। ग्रीन लाइट मतलब एक एंकरेजमेंट। ग्रीन लाइट ऐसा कोई मना तो करेगा नहीं बनाने के लिए, सीधी सी बात है। तो ग्रीन लाइट का मतलब यहाँ पे एंकरेजमेंट, कि एंकरेज होए लोग बनाएं इनको ज़्यादा से ज़्यादा। तो हमने पूरा समझ लिया। अब इनके थ्रू ये 26,058 करोड़ का इंसेंटिव प्रोवाइड करने की मतलब प्लानिंग कर रहे हैं, और आपका 120 करोड़ SOPs
फॉर ड्रोन्स ये प्रोवाइड करने की कोशिश करें। SOPs मतलब आपका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, ये हमने देख लिया। तो ये हमने पूरा कवर कर लिया। अब इसके बाद हमारा फर्स्ट पेज पूरा कवर्ड है। और रिफॉर्म्स 2.0 आपका जो है इंपॉर्टेंट, ये इस तरह से जानना ज़रूरी है। आप इसको रिफॉर्म्स 2.0 करके पॉइंट बाय पॉइंट भी लिख सकते हैं, बस समरी की तो, कि आपके 3 पॉइंट्स बन जाएंगे। एक तो आपका टेलीकॉम कंपनीज के अंदर जो मोरेटोरियम वाला रिलीफ है, बैड बैंक का सेटअप ये वाला, और आपका तीसरा है PLI स्कीम इन ऑटो ड्रोन्स। तो ये हमने देख लिया पूरा। और ये जो बाकी अपने दो आपके पेपर सेक्शन आते हैं ये हम दोनों स्किप करते हैं और आगे चलते हैं। अब ये एक इसके अंदर बहुत बेसिक सी न्यूज़ है कंपनीज पॉइंट ऑफ प्रॉफिट के अंदर। TCS बिकम्स फर्स्ट इंडियन टेक कंपनी टू क्रॉस $200 बिलियन मार्केट कैपिटलाइजेशन। बहुत बेसिक न्यूज़ है, आपको खुद ही समझ में आ गई होगी कि पहली इंडियन टेक कंपनी है जिसने 200 बिलियन की मार्केट कैपिटलाइजेशन क्रॉस की है, TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। बेसिकली इंडिया के अंदर आपको यहाँ पे 4 कंपनी सबसे ऊपर आती है, TCS, इन्फोसिस, मैं इन्फी लिख रहा हूँ सिर्फ, इन्फोसिस, विप्रो के लिए सिर्फ W, और विप्रो के बाद HCL। मतलब ये 4 बेसिकली कंपनीज जो हर इंडस्ट्री के अंदर ऐसे ही चलने लग गया कि 4 आपकी जो है सबसे बड़े होते हैं, उसके बाद बाकी देखे जाते हैं। तो 4 जो है बिग 4 आप इसको कह सकते हैं टेलीकॉम सेक्टर के अंदर इंडिया के अंदर। तो ये हमने थोड़ा सा देख लिया इसके अंदर। अब हम आगे चले तो ET मार्केट सेक्शन होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन रहता है, बट आज इसके अंदर एक बहुत ही मेजर प्रपोर्शन जो है ये इसने कवर कर दिया, फालतू का नहीं है, बट ये IPO के ऐड ने कवर कर दिया। आज ही क्लोज होने वाला है IPO, और आपका जो है इसका वही सब की हमने जो है 744 इनका इक्विटी का प्राइस बैंड है, और आपका 20 इक्विटी शेयर्स पे हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट का प्राइस निकालना है तो आप 734 इंटू 20 कर सकते हैं। अगर आपको मैक्सिमम निकालना है एक यूनिट के लिए तो 744 इंटू 20 कर सकते हैं। तो ये आपका बेसिकली मिनिमम इन्वेस्टमेंट का प्राइस बैंड बन जाएगा। और बेसिकली ये पर कल क्या होगा कि कल आपका न्यूज़पेपर के अंदर ये आएगा कि रिटेल का जो सेगमेंट है वो कितना टाइम सब्सक्राइब हुआ वगैरह वगैरह, तो वो हम कल अच्छे से एनालाइज करेंगे। अब इसके अंदर आपका ये एक छोटी सी न्यूज़ पहले कवर कर लेते हैं। बैंक्स एनर्जी स्टॉक लेड ऑन वॉल स्ट्रीट। वॉल स्ट्रीट आपको पता होगा वैसे तो, पर वॉल स्ट्रीट आपकी न्यूयॉर्क के अंदर जहाँ पे मेन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, NYSE बोलते हैं, पर हालांकि उस पर ट्रेडिंग नहीं होती है फ्लोर पे, बट हाँ NYSE जो है उसके ऊपर वो वॉल स्ट्रीट है। मतलब कि आपका एक गली है बेसिकली वॉल स्ट्रीट नाम की, उसके ऊपर एक बिल्डिंग बनी हुई है NYSE, जैसे BSE NSE है ना, वैसे ही NYSE है, उसके ऊपर कोई ट्रेडिंग नहीं होती है। बट मैं आपको बता दूं कि अमेरिका का जो दूसरा मेजर स्टॉक एक्सचेंज है नैस्डैक, ये मैंने पॉइंट कवर इसलिए किया था, नैस्डैक, उसके ऊपर अभी भी फिजिकल ट्रेडिंग फ्लोर है, यानी कि उसके ऊपर बहुत ही कम ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बट अगर आप चाहते हैं तो आप जाके फिजिकली भी शेयर्स बाय कर सकते हैं नैस्डैक के ऊपर। ये बेसिकली काफ़ी डिस्टिंग्विशिंग फीचर है, इंडिया के अंदर कहीं पे भी नहीं होती है, NYSE के ऊपर भी नहीं होती है, अमेरिका के अंदर भी, सिर्फ मेरे ख्याल से पूरे वर्ल्ड में एक ही इंडेक्स है, मेरे को कंफर्म नहीं है, बट अमेरिका के अंदर तो कम से कम एक ही है और इंडिया के अंदर एक भी नहीं है, नैस्डैक आपका, जिसके अंदर फिजिकल ट्रेडिंग बेसिकली होती है। और ये जो स्ट्रीट है जिसके ऊपर NYSE एस्टैब्लिश्ड है, ये आपकी वॉल स्ट्रीट है। तो वॉल स्ट्रीट बेसिकली आपने द वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट ऐसी कुछ मूवीज़ में देखा भी होगा। अब इसके अंदर क्या हुआ, बेसिकली बैंक्स और एनर्जी स्टॉक्स की वजह से वॉल स्ट्रीट, मतलब क्या हुआ कि अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज, अमेरिका की जो स्टॉक्स है सारे के सारे वो बूम पे चल रहे हैं, कि आपका बैंक्स के जो स्टॉक्स हैं वो ऊपर जा रहे हैं, कल गए थे, और एनर्जी के स्टॉक्स भी ऊपर जा रहे हैं आपके। तो हमने देख लिया, बहुत बेसिक सी न्यूज़ थी। इंडाइसिस हिट फ्रेंचाइजेस टेलीकॉम यूटिलिटी फ्रेश। तो मैं हंसा इसलिए था क्योंकि ये रोज़ ही नई न्यूज़ आ जाती है कि इंडाइसिस हिट फ्रेश है। ये पर आपको एक्साइटिंग लगना चाहिए क्योंकि मतलब एक प्रिडिक्शन है एक तरह से बेसिकली कि निफ्टी आपका जैसे पहले 17480 पे भी हाई हमने कवर किया था जब ऑल टाइम हाई था, अभी कुछ दिनों पहले ही हुआ था, और कल ही वापस से हाई चला गया ऑल टाइम हाई आपका 17532 पर। और इससे पहले आप मतलब आप गैप भी देख सकते हैं, इससे पहले 480 पे गया था, सीधा 50 रुपये ऊपर गया, मतलब 50 पॉइंट्स ऊपर गए। तो ये बेसिकली इस तरह से। अच्छा ये ना मतलब ये रुपीज़ के अंदर डिनोमिनेशन के अंदर नहीं होता है, ये पॉइंट्स होता है। पॉइंट्स का मतलब बेसिकली डॉलर, US डॉलर्स के अंदर बेसिकली रहता है। तो मैंने कवर कर लिया पूरा, क्योंकि सेकंड न्यूज़ के अंदर ही था इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया। अब इसके अंदर बाकी यही है कि आपका टेलीकॉम जो स्टॉक्स थे उनकी वजह से और यूटिलिटीज़ के जो स्टॉक्स थे उनकी वजह से आपका सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ रहा है। बहुत ही बेसिक सी न्यूज़ थी। आपका सेंसेक्स भी 59,000 के आसपास पहुँच गए, जो कि 69,000 पहुँच जाता है तो मतलब काफ़ी बड़ी बात हो जाती है आपकी। तो हमने पूरा देख लिया। अब इसके अंदर क्या है, बेसिकली सुपर 10 ब्रिंग ओवर 50% ऑफ नेट निफ्टीज़ 10,000 पॉइंट गेन। बेसिकली यही है कि आपका क्या था कि मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दे दूं कि आपका जब मार्च में चल रहा था, मार्च मतलब कि पिछले साल का मार्च, कि जब पैंडमिक शुरू हुआ था तो तब के टाइम पे निफ्टी आपका 7,000 समथिंग पे चला गया था, 7,100 के आसपास चला गया था। यानी कि मतलब आप समझ सकते हैं कि 10,000 पॉइंट का इंक्रीज़ आया है
अगर हम अभी से कंपेयर करें, मैंने आपको अभी बताया कि कितना ऑल टाइम हाई चल रहा है 17,532, मतलब इतना तो देखो इंट्राडे था, बट क्लोजिंग वगैरह आप देखेंगे तो थोड़ा कम ही होता है। तो आप मान सकते हैं कि 17,000 के आसपास अगर रफली मान लें, जो कि इतना नहीं गिर सकता वापस से, तो 10,000 पॉइंट का इंक्रीज़ आया है सिंस द पैंडमिक। तो बेसिकली इसके अंदर क्या है कि आपका इसी 10,000 पॉइंट गेन की बात चल रही है आपकी। अब इसके अंदर क्या उन्होंने एनालिसिस किया है कि कौन सी ऐसी कंपनीज, कौन से ऐसे शेयर्स हैं जिनकी वजह से सबसे ज़्यादा इंक्रीज आ रहा है। तो सुपर 10 यानी कि जो सबसे ऊपर 10 शेयर्स है निफ्टी के अंदर बेसिकली 50 शेयर्स है वैसे तो, बट जो सबसे ऊपर वाले 10 है उसके ऊपर हम भी हायरार्की बना सकते हैं। 10 पहले वाले हो गए, फिर नीचे 40 हो गए बाकी बचे हुए। तो जो ऊपर वाले 10 है उनकी वजह से आपके सबसे ज़्यादा ओवर 50% आपका 10 पॉइंट गेन आया है, मतलब कि 10,000 पॉइंट का गेन आया आपका। या देख भी सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि किन किन कंपनीज ने कितना कितना पॉइंट्स में कंट्रीब्यूशन किया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का 1000 पॉइंट से बढ़ा है शेयर, आपका इन्फोसिस का 963, HDFC का वगैरह 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 आप देख सकते हैं। और किन का जो है कम लीस्ट किन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, तो आपका कोल इंडिया सबसे ऊपर है आपका कि 16 पॉइंट्स का ही कंट्रीब्यूशन किया है इन्होंने सिर्फ। और आपका अच्छा, इसकी एक और इम्प्लीकेशन ये है कि कोल इंडिया का शेयर गिरा ही नहीं कभी। कोल इंडिया का शेयर सिंस द पैंडमिक, मतलब बिकॉज ऑफ पैंडमिक गिरा ही नहीं। ये भी आप मतलब ऐसा नहीं कि बुरा शेयर है आपका, पर हाँ ये गिरा ही नहीं तो अच्छी बात है उल्टा आपका ये। बाकी आप देख सकते हैं BPCL, नेस्ले इंडिया तक इन्होंने कितना कितना कंट्रीब्यूशन यहाँ पर किया है। तो ये बेसिकली हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। अब इसके अंदर क्या है, बेसिकली मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब ये चीज़ें स्टॉक इंडाइसिस वगैरह गिर जाते हैं, जब एक कॉन्सेप्ट चलता है शॉर्ट सेलिंग का, कभी भी कर सकते हैं, पर मैंने आपको उसके बैकग्राउंड में बताया। शॉर्ट सेलिंग का बेसिकली मतलब होता है कि आप पहले सेल कर दें, वापस उसको बाद में बाय करें। इसका ये बहुत ही एक्टिवली ट्रेड कर सकते हैं हम, ऐसा नहीं कि कोई मतलब एक मिनिमम लिमिट है, ऐसा कुछ है, कोई भी कर सकता है। आप जैसे शेयर बाय कर सकते हैं वैसे पहले सेल भी कर सकते हैं। एक मैं आपको नीचे आर्टिकल दे दूंगा कि आप कितने टाइम तक इसको होल्ड कर सकते हैं, उसके बाद आपको खरीदना पड़ता है। क्या होता है बेसिकली कि आप अपना शेयर लेते हैं, उसके ऊपर आप पहले सेल पे क्लिक करते हैं तो वो अपने आप शॉर्ट सेलिंग के मोड में चले जाता है। आप सेल पे क्लिक करेंगे, वो आपको क्या करेगा, आपके डीमैट अकाउंट में लोन दे देगा उतने शेयर्स। मान लेते हैं आपने टाटा के शेयर्स खरीद लिए, आपने 5 शेयर खरीद लिए, मतलब 5 शेयर आपने बेच दिए पहले। तो जितना भी प्राइस चल रहा था, मान लेते हैं 100 रुपीज़ चल रहा था, उसके ऊपर आपने बेच दिया। यहाँ पे आपने क्या कर दिया, सेल कर दिया। तो यहाँ पे आपने सेल कर दिया 100 रुपीज़ पे टाटा के 5 शेयर, मान लेते हैं 5 × 100। अब इसके बाद क्या होगा कि आपको 5 शेयर का आपके डीमैट अकाउंट में लोन चल जाएगा कि आपको जो है वापस से उसे खरीदना है, तो आप उस आपके जो है कट जाएंगे 5 शेयर, उसमें से कट जाएंगे। तो यहाँ पर जो है आप जब प्राइस मान लेते हैं इससे नीचे जाएगा, क्योंकि आपने बेचा 100 पर है, तो अगर आप 110 पे खरीदते हैं तो आपको लॉस हो जाएगा। तो आपको कम से कम 90, आपके 95 के पास, 85 के पास आपको खरीदना पड़ेगा। मान लेते हैं इसके बाद शेयर 90 पे चला गया, मान लेते हैं, तो आपने 5 शेयर यहाँ पे खरीद लिए और आपका वो लोन चला गया आपको 450, आपको 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया, यहाँ पे बाय आपने कर लिया मान लेते हैं। तो या इस तरह से भी आप कर सकते हैं बिल्कुल एक्टिवली, कोई इसमें दिक्कत नहीं होती है। इसके ऊपर बेसिकली क्या होता है, मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है, जितने में आप बाय करते हैं और सेल करते हैं उसमें एक मार्जिन होना चाहिए, अपर साइड पे, लोअर साइड पे। मैं एक नीचे आपको आर्टिकल दे दूंगा कि आप कितने टाइम, मतलब आपने आज सेल किया तो आप कितने टाइम तक उसे होल्ड कर सकते हैं। वैसे तो मैं बताऊं इंडिया के अंदर बेसिकली एक ही दिन चलता है कि आपने मान लेते सुबह 9:30 बजे के आसपास मार्केट खुलता है, तब आपने सेल किया या कभी भी अपने बीच में सेल किया और आप उसे 3 बजे मार्केट क्लोज होता है, उससे पहले आपको खरीदना ही पड़ेगा। इतना ही एक ही दिन का लोन चलता है इंडियन मार्केट के अंदर, मतलब स्टॉक्स के अंदर, डीमैट अकाउंट के अंदर, इस तरह से बेसिकली। पर ऐसे कुछ नेशंस हो सकते हैं कि जहाँ पर ज़्यादा चलता हो, वो हमें नहीं पता है अभी। तो ये हमने पूरा कवर कर लिया। मैं आपको नीचे एक आर्टिकल दे दूँगा, उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं आपकी। SBI 5 years प्लान 81 सेल्स ऑफ 10,000 करोड़। ये हमने थोड़ा स्मार्ट इन्वेस्टिंग की भी 1-2 न्यूज़ कवर कर लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आज की, और ये वाली तो बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यूज़ है आपकी। ठीक है, अब इसको कवर करते हैं। SBI और 5 पीयर्स, मतलब कि 5 बड़े बैंक्स, पब्लिक बैंक्स आपके, ऐसे जो 5 बड़े बड़े बैंक्स हैं वो 81 सेल्स। 81 क्या है आपका, ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मतलब ये समझ में नहीं आएगा तो क्या आएगा। 81 बेसिकली का मतलब हुआ एडिशनल टियर 1 बॉन्ड्स। बॉन्ड्स आपको पता होगा कि बॉन्ड्स एक तरह से आप एक डेट दे रहे हैं एक आपके बैंक को या किसी भी को। तो इसके अंदर क्या होगा कि बैंक बॉन्ड के अंदर जनरली इस तरह से होता है कि आपको कम पे आपको पैसे देने पड़ते हैं और आपको ज़्यादा मिल जाते हैं। जैसे अगर 100 रुपीज़ का बॉन्ड है तो आपको 100 रुपीज़ जनरली नहीं देने होते हैं, आपको 90 के आसपास देने होते हैं, मतलब जो भी इंटरेस्ट रेट वगैरह चल रहा है, और आपको 100 रुपीज़ की पेमेंट हो जाती है बाद में। तो आपका इंटरेस्ट पोर्शन भी वो सब इसके अंदर कवर हो जाता है। हो सकता है कि ऐसा भी बॉन्ड हो जिसमें आपको 100 रुपये देने पड़े और आपको फिक्स्ड इंटरेस्ट मिल रहा हो और लास्ट में आपको 100 रुपये वापस कर दो, ऐसा भी हो सकता है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं आपकी। अब इसके अंदर क्या है, बेसिकली एडिशनल टियर 1 बॉन्ड है आपका। इसके अंदर सेल्स करने जा रहे हैं 10,000 करोड़ की,
5 बैंक्स मिलकर, मतलब 6 बैंक्स मिलकर, हाफ अ डजन पब्लिक सेक्टर लेंडर्स मतलब बैंक्स are aiming to at least 10,000 crore from local market this quarter by selling 81 bonds. तो मतलब इस क्वार्टर के अंदर अंदर सारे ये बॉन्ड्स हैं निकाल देंगे. एंकरेज बाय स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर रिस्पॉन्स टू एसबीआई. मतलब ये थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाह रहे हैं कि एसबीआई ने अभी कुछ टाइम पहले, एक महीने पहले, आपके काफ़ी सारे ये बॉन्ड्स 81 बॉन्ड्स, सेम बॉन्ड्स 81 ये सेल किए थे इंटरनेशनल मार्केट के अंदर. उसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स आया था. जब हमने हमारी सीरीज पहले चला रखी थी तब हमने वो कवर किया भी था. अभी हमने देख लिया है इसको. ये बेसिकली बैकग्राउंड सा था. अब यहाँ पे अगर आपको बैंक जानने की कौन कौन है, एसबीआई तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है ऊपर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. इसके अलावा आपके बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, आपका कैनरा बैंक, यूएनबी मतलब यूबीआई, और आपका इंडियन बैंक, ये सारे बैंक आपके. अच्छा, मैं यहाँ पे एक और आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बेसिकली एक है आपका आरबीआई, बट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक अलग से बैंक भी है जिसका नाम ही सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है. क्योंकि कई लोग इसमें कंफ्यूज जाते हैं. एक मतलब बेसिकली कमेंट था, सीबीआई की उनको फुल फॉर्म जाननी थी. मैंने उनको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बोला, फिर वो कह रहे कि वो तो आरबीआई होता है. तो मैंने कहा नहीं जी, वो एक अलग ब्रांड है, कोई अलग कंपनी है, वो आरबीआई अलग होता है. आरबीआई इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सीबीआई इज और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया. मतलब हमने ऐसे इस तरह से देख सकते हैं. तो हमने पूरा कवर कर दिया. अब आगे चलते आपका सेबी, बार्ड्स, पूनावाला, फिनमेंस एमडी, 7 अदर्स. सॉरी, फिनमेन नहीं होता, फिनकॉप एमडी, 7 अदर्स फॉर अलेजेड इनसाइडर ट्रेडिंग. सॉरी, बेसिकली इसके अंदर एक कंपनी आपकी पूनावाला फिनकॉप. ये बेसिकली पूनावाला यानी कि आधार पूनावाला जो है वो कौन है आपके, वो है सीईओ ऑफ एसआईआई. एसआईआई मतलब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. बेसिकली वो कंपनी है जो इंडिया के अंदर वैक्सीन का, जिन्होंने काफ़ी सारा काम किया है. एक और कंपनी है भारत बायोटेक. इन दोनों ने मिलकर के काफ़ी सारी वैक्सीन का सारा काम किया है इंडिया के अंदर. ये दो ही कंपनी है बेसिकली वैक्सीन बनाने के लिए इंडिया के अंदर. सॉरी, अब इसके अंदर क्या है, बेसिकली पहले इसका नाम हुआ करता था मैग्मा फिनकॉप. अब इसका नाम चेंज होकर हो गया था पूनावाला फिनकॉप. बट इससे हमें फर्क नहीं पड़ता. इसके बेसिकली एमडी और 7 अदर्स हायर पोजीशन के मेंबर्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 अदर्स हायर पोजीशन मेंबर्स, और आपके अभय बटूटा इनके एमडी हैं, और बाकी 7 अदर्स को इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए अलेज किया जा रहा है. इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है ये हम समझते हैं. इनसाइडर ट्रेडिंग मतलब जैसे मान लेते हैं कि आपका एक ऑफिस है, मान लेते ऑफिस, उसके अंदर सबसे ऊपर एक मान लेते हैं ऑफिस है, मतलब एक फ्लोर है, उसके ऊपर बीओडी की मीटिंग चल रही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग चल रही है. उसके अंदर क्या है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मान लेते हैं कि एक नई बड़ी कंपनी को अक्वायर करना चाह रहे हैं. ठीक है, तो एक बड़ी कंपनी को अक्वायर करना चाह रहे हैं. मान लेते हैं कि ये टाटा का चल रहा है बीओडी, और वो मान लेते हैं रिलायंस को अक्वायर करना चाह रहे हैं. बहुत ही बेकार एग्जाम्पल है बट फिर भी मान लेते हैं. तो अब टाटा वालों को ये पता है कि जैसे ही हम अक्वायर कर लेंगे या जैसे ही वो न्यूज़ बाहर चली जाएगी, सिर्फ न्यूज़ के बाहर जाने से आपका वो हो जाएगा कि शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाएगा, क्योंकि रिलायंस की खुद की ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा है. अगर हम उसे अक्वायर कर रहे हैं तो मतलब लोग पागल होंगे हमारे शेयर के लिए. तो वो क्या कर सकते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऐसे, उन सबको तो पता ही है, तो वो क्या कर सकते हैं, अपने रिलेटिव्स को या खुद भी अपने शेयर्स को बाय कर लेंगे ज़्यादा दूसरे डीमेट अकाउंट से, फेक डीमेट अकाउंट से, या अपने रिश्तेदारों को बोलेंगे, अपनी वाइफ को बोल सकते हैं कि तो अपने डीमेट अकाउंट से बाय कर ले. तो वो बहुत सारे शेयर्स बाय कर लेंगे लार्ज क्वांटिटीज़ के अंदर, और वैसे ही उससे प्राइस ऊपर चले जाएगा. और जब ये न्यूज़ बाहर जाएगी तो बहुत ज़्यादा ऊपर चले जाएगा प्राइस, तो वो उसको सेल कर सकते हैं. फिर जो आपका शेयर प्राइस है बहुत ज़्यादा नीचे चले जाएगा एकदम से, तो आपके काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को लॉस हो सकता है. तो बेसिकली ये इनसाइडर ट्रेडिंग होती है कि आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन पता है, जो इनसाइडर इन्फॉर्मेशन बोलते हैं उसको, एक ऐसी इन्फॉर्मेशन पता है आपको जो कि कंपनी के शेयर प्राइस वगैरह के ऊपर क्रूशियल पड़ सकती है. आप उसका गलत यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, आप उसे पब्लिक नहीं कर रहे हैं पहले, उसका यूटिलाइज कर रहे हैं पहले. तो बेसिकली ये होती है इनसाइडर ट्रेडिंग. अब इनसाइडर ट्रेडिंग सीधी सी बात है प्रोहिबिटेड है. सीएबी बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शंस लेती है. आपका इंसाइडर ट्रेडिंग के अंदर अगर आप पकड़े जाते हैं, आपका डीमेट अकाउंट परमानेंटली ब्लॉक हो जाता है, आपके रिलेटिव्स वगैरह का, मतलब ये सब जो है चीज़ें होती हैं. द रेगुलेटर हैज़ इम्पाउंडेड द बैंक्स अकाउंट ऑफ दीज इंडिविजुअल्स टू द एक्सटेंट ऑफ 13.58 करोड़. 13.58 करोड़ का इम्पाउंड कर दिया है. इतने पैसे इन्होंने, मतलब जो रेगुलेटर यानी सेबी ने इतने पैसे जो है इनसे, इनके बैंक अकाउंट से निकलवा लिए हैं, कि मतलब इनसाइडर ट्रेडिंग के नाम पे इन्होंने जो कमाए हैं उनके बेसिस पे इतने पैसे इन्होंने निकाल लिए. 17.58 करोड़, मतलब कि 17 करोड़ 58 लाख समथिंग. तो ये आप देख सकते हैं पूरा. अब फेस्टिव रिकवरी हॉल मार्किंग टू बूस्ट प्रॉस्पेक्ट्स और टाइटनर, ये बहुत ही बेसिक बात है कि आपका मैंडेटरी हॉल मार्किंग होगी, आपको पता है ज्वेलरी के ऊपर, तो उसके ऊपर जो है आपका टाइटन जो हॉल मार्किंग करते हैं, मतलब हॉल मार्किंग पार्टनर्स हैं आपके, तो उनको काफ़ी ज़्यादा एक रिकवरी होने वाली है, क्योंकि दिवाली वगैरह आने वाली है वगैरह वगैरह. तो ये बहुत बेसिक सी बात है, हमने इसको कवर कर लिया. अब यहाँ पे क्या है, एक जो 81 वाले बॉन्ड्स के अंदर बात थी, एक और रह गई थी. मैं मतलब सोच रहा कि छोड़ देता हूँ, बट ये थोड़ी सी क्रूशियल सी बात है. इसके अंदर क्या है कि आपका
HDFC बैंक और एक्सिस बैंक, ये जो हमने 6 समझे थे, 6 बैंक्स, ये तो सारे पब्लिक बैंक्स हैं, बट ये दोनों प्राइवेट बैंक्स हैं। प्राइवेट बैंक्स ने भी जो है बेसिकली रिसेंटली ऑफशोर मार्केट के अंदर, बाहर फॉरेन मार्केट के अंदर जो है अपने AT1 बॉन्ड्स को सेल किया SBI को देखते हुए। मैंने आपको बताया था कि SBI ने कुछ टाइम पहले AT1 बॉन्ड्स को सेल किया था और उनका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था, यहाँ पे लिखा भी हुआ है फर्स्ट पैरा के अंदर। तो बेसिकली इस तरह से जो है प्राइवेट बैंक्स ने भी उसको देख के सेल किया था पिछली बार, मतलब पिछले मंथ में, और इन्होंने, पर इनका जो है काफ़ी सारे टेकर्स इनको नहीं मिले, मतलब बेसिकली इस पर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा आपका। तो प्राइवेट बैंक्स मतलब बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली कि प्राइवेट बैंक्स क्यों नहीं कर रहे। अगर आपके मन में एक क्वेश्चन था तो उसका आंसर है ये कि सिर्फ पब्लिक बैंक्स ही क्यों कर रहे हैं, प्राइवेट बैंक्स इस सेल के अंदर क्यों नहीं आ रहे। तो ये इस चीज़ का आंसर था आपका। तो हमने पूरा कवर कर लिया है। और अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो आपको लिंक मिलेगा नीचे, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह पूछना है, ये PDF चाहिए जिसके ऊपर मैं पढ़ा रहा था, तो ये आपको जो है उसके अंदर मिल जाएगी। सो भाई मैं सेंड कर देता हूँ आपको वैसे तो दैट्स इट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।